हमने आपको अपनी कई वीडियोस में एफएसएल एक्सपर्ट को कोर्ट रूम में कैसे तोड़ा जाए इस बात के सूत्र दिए हैं और ये सूत्र इस प्रकार से होते हैं। पहला, एफएसएल रिपोर्ट उस एक्सपर्ट की परिधि होती है जिसे वह कभी भी लांघ नहीं सकता है। जो कुछ उस एफएसएल रिपोर्ट में नहीं है वह उस एक्सपर्ट का मत नहीं हो सकता। दूसरी बात, यदि उसे अपनी रिपोर्ट में फोरेंसिक इमेज और हैश वैल्यू का जिक्र नहीं किया है तो वह रिपोर्ट 2 कौड़ी की कीमत की होती है, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। तीसरी बात आपको बताई है कि यदि मोबाइल में मिली और वायरल हुई इमेज की साइंटिफिक तरीके से तुलना नहीं की गई है, पूरे वेरिएबल्स नहीं दिए गए हैं, तो रिपोर्ट रद्दी का एक टुकड़ा मात्र है। चौथा पॉइंट है, यदि रिपोर्ट आईपी एड्रेस के साथ पूरा ट्रांसमिशन नहीं दिखाती है तो 67 आईटी एक्ट का अपराध उससे नहीं बन सकेगा। और पांचवां तथा अंतिम बिंदु, हमने कई बार आपको बताया है कि रिपोर्ट में केवल यह लिख देने से कुछ कानूनी मतलब नहीं निकलेगा कि इमेज अश्लील है और इसके लिए उसे कुछ पैरामीटर्स भी बताने होंगे। यदि पैरामीटर्स नहीं बता पाया तो समझिए कि वह एक्सपर्ट अपने मन से ये सब बातें कर रहा है। इन्हीं सब बातों को किस तरह से कोर्ट के लाइव क्रॉस एग्जामिनेशन में मूर्तिमान किया जाता है, यह हमें पिछले दिनों करने को मिला, तो हमने सोचा कि यह पूरी की पूरी बातें वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की जाएं, तो वही वीडियो लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले एक बालक पर आरोप लगा था कि उसने एक अश्लील तस्वीर को मोबाइल के द्वारा वायरल कर दिया है। क्योंकि संबंधित बालिका भी उसी की क्लासमेट थी, तो दोनों समान एज ग्रुप के छात्र बच्चे थे। बालक के मोबाइल की एफएसएल रिपोर्ट में लिखा था कि मोबाइल में मिली इमेज वायरल बताई गई इमेज के जैसी दिखने वाली अश्लील इमेज थी। उधर एक डब्बू जी जज साहब इस मामले को देख रहे थे। उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट की क्लोन कॉपी देने से आरोपी बच्चे को मना कर दिया था। आरोपी बच्चा अभी मेजर हुआ था 1-2 महीना पहले ही। जज ने कहा कि कोर्ट में ही इमेज देखकर क्रॉस कर लेना। तो जज के ऐसे कानूनहीनता भरे ऑर्डर से हम में गहरा अमर्ष पैदा हो गया था। अमर्ष होता है क्रोध और चिढ़ दोनों की मिलीजुली भावना को अमर्ष कहते हैं। तो हमने इन जज साहब और एक्सपर्ट को फिर से ग्रेजुएशन करवाने की ठान ली। हमने कहा कि देखिए, हम आपका इन्हीं आधारों पर क्रॉस करते हैं और इन क्रॉस से आप बचकर दिखाइए। आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि नए बीएसए में सेक्शन 94-95 होते हैं। इनका मतलब है कि डॉक्यूमेंट में लिखी बात को किसी भी मौखिक बात से काटा नहीं जा सकता है। पुराने एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 91-92 होते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि पेट का विस्तरा लिया गया था, तो कोर्ट में आकर संबंधित डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि पता नहीं पेट में खाना था या नहीं था। यदि पेट में खाने को लेकर डॉक्टर का कोई कथन किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा है तो कोर्ट में वह डॉक्टर यह नहीं कह सकता है कि पेट खाली था। हम में से अधिकांश एडवोकेट केवल आईपीसी और बीएनएस के सेक्शंस में ही लगे रहते हैं, जबकि वकालत के लिए बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों का गहरा अध्ययन जरूरी होता है। किसी एविडेंस को कैसे प्रूव करें और कैसे डिस्प्रूव करें, यह सब बीएसए में ही लिखा रहता है। उसी के अध्ययन से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस एक्सपर्ट की रिपोर्ट को कैसे तोड़ा जाए, यह आप केवल बीएसए के अध्ययन से या एविडेंस एक्ट के अध्ययन से ही समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पोस्टमार्टम डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट से कैसे बांधा जाता है ताकि वह उस रिपोर्ट से बाहर ना निकल सके। इसके लिए हमने इस डॉक्टर से 5 सवाल पूछे और वे 5 सवाल हम आपको बताते हैं। पहला सवाल था, यह एफएसएल रिपोर्ट आपने ही तैयार की है ना, और इस पर आप ही के हस्ताक्षर है ना, ये सही बात है? दूसरा सवाल हमने पूछा एक्सपर्ट से, इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वही एविडेंस है या इसमें आपने कुछ कंटेंट को जोड़ दिया है या कम कर दिया है? कंटेंट की घटा बढ़ी की है क्या आपने इसमें? उसने कहा नहीं की है। अगला सवाल हमने पूछा, आपकी रिपोर्ट में मोबाइल की जब्ती और जब्ती के बाद जब पुलिस ने किया तो वहां से एफएसएल तक पहुंचने की पूरी तारीख दर तारीख यह प्रक्रिया लिखी है कि वह वहां से यानी पुलिस से आप तक किन किन लोगों के हाथों में से होता हुआ पहुंचा है? इसको चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। तो हमने चेन ऑफ कस्टडी पे सवाल पूछा और आप ये देखते होंगे अपनी प्रैक्टिस में कि ये चेन ऑफ कस्टडी किसी भी एफएसएल रिपोर्ट में नहीं दी गई होती। अगला सवाल हमने उससे पूछा, आपकी रिपोर्ट यह भी नहीं बताती है कि इसमें अंतिम डेटा कब जोड़ा गया था। जब्ती और एफएसएल तक भेजे जाने के बीच में मोबाइल में क्या नया डेटा डाला गया था
या नहीं डाला गया था। डेटा डालने का मतलब होता है उसमें कुछ इनपुट करना, कोई इमेज डाल देना ताकि दूसरे तक पहुंच जाए, कोई वॉइस मैसेज भेज देना, कोई टेक्स्ट मैसेज भेज देना, इसको इनपुट कहते हैं। और डॉक्टर बाबू हमें टुकुर टुकुर करके देखते रहे, क्योंकि हमारे सारे सवाल जो रिकॉर्ड पर लिखा था उसी में से बने थे, उससे वो दाएं बाएं हो नहीं सकते थे। होते तो हम उनको कन्फ्रंट कर देते कि देखिए साहब ये तो आप ही की रिपोर्ट में लिखा है। इससे अगले भाग में हम वैज्ञानिक पॉइंट पर आए। हमने हैश वैल्यू और फोरेंसिक इमेज की बात की। जब भी एक्सपर्ट आपके मोबाइल की जांच करेगा तो सबसे पहले आपके पूरे मोबाइल के कंटेंट की एक फोरेंसिक इमेज तैयार करेगा। मोबाइल डेटा, फोरेंसिक इमेज और वायरल इमेज तीनों की हैश वैल्यू निकालकर रिपोर्ट में लिखेगा। वह एक्सपर्ट कभी भी मोबाइल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे मोबाइल की स्थिति बदल जाएगी और उसकी जो हैश वैल्यू है वह भी परिवर्तित हो जाएगी। पूरे मोबाइल के किसी इमेज की, फोरेंसिक इमेज की और वायरल इमेज की, इनमें से यदि किसी की भी हैश वैल्यू नहीं दी गई है तो वह कंपोनेंट उसने अपनी प्रोसेस में बनाया नहीं होगा। ये निश्चित बात है, क्योंकि जो बनाएगा उसकी हैश वैल्यू वहां लिखी रहेगी। तो आप इसे पक्का मान सकते हैं कि यदि हैश वैल्यू नहीं है तो वह कंपोनेंट उसने सही ढंग से अपनी लैब में, फोरेंसिक लैब में एग्जामिन नहीं किया है। हमने डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछे। इन सवालों की तपन को जैसलमेर की गर्मी में वे झेल नहीं पा रहे थे। मुकदमा जैसलमेर में चल रहा था, गर्म माहौल था, तो हमारे सवाल उससे भी ज्यादा गर्म थे और डॉक्टर साहब के माथे पर पसीना आने लगा था। अगले भाग में हमने पूछा, आपकी रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखा है कि मोबाइल को जब जांच के लिए लिया गया था तो वह ठीक से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। आपको याद होगा यह सर्टिफिकेट 65 भी एविडेंस एक्ट की शर्त हुआ करती थी। आजकल के सर्टिफिकेट 63 बीएसए में भी यही शर्त होती है। तो अगर एक एक्सपर्ट किसी फोरेंसिक चीज के ऊपर, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर अपनी फोरेंसिक लैब में कोई काम कर रहा है तो उसे कम से कम उन शर्तों को तो पूरा करना होगा ना, जो उसे बाद में 65 बी के सर्टिफिकेट में लिखनी होती हैं। तो यही हमने डॉक्टर से पूछा कि भैया आपकी रिपोर्ट में कहीं लिखा है क्या कि यह मोबाइल आपकी जांच के समय सही काम कर रहा था। दूसरा सवाल हमने पूछा, आपकी रिपोर्ट में फोरेंसिक इमेज बनाने का भी कोई उल्लेख नहीं है कि आपने इस पूरे मोबाइल की एक फोरेंसिक इमेज बनाई थी और उस फोरेंसिक इमेज को बनाकर उस पर काम किया था, क्योंकि मोबाइल पर अगर आप काम करेंगे तो आप केस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो इसका तरीका यही है कि आप पूरे मोबाइल के डेटा की एक फोरेंसिक इमेज बनाएं और उसके ऊपर काम करें। तो आपकी रिपोर्ट में तो नहीं लिखा है ना कि आपने फोरेंसिक इमेज बनाई थी। अगला सवाल हमने पूछा, आपकी रिपोर्ट में मोबाइल डेटा का, फोरेंसिक इमेज का, इनमें से किसी की भी हैश वैल्यू आपकी रिपोर्ट में नहीं दी हुई है। ठीक बात है ना। हमारा अगला सवाल था, हैश वैल्यू आपकी रिपोर्ट में ना होने से कोई भी दूसरा एक्सपर्ट यह वेरीफाई कर ही नहीं सकता है कि आपकी रिपोर्ट ठीक है या गलत है। यह बात भी ठीक है ना, क्योंकि यदि किसी इमेज की, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की हैश वैल्यू नहीं दी गई है तो कोई भी दूसरा एक्सपर्ट उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जांच नहीं सकता है, ये नहीं बता सकता है कि जो रिपोर्ट दी गई है ये सही दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिपोर्ट केवल एक्सपर्ट साहब आपके लिए ही है। यदि कोर्ट कल इसे जांचना चाहे या डिफेंस अपना एक्सपर्ट लाकर इसको चेक करवाना चाहे तो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन फैक्टर यानी हैश वैल्यू तो आपकी रिपोर्ट में से गायब है। हैश वैल्यू को लेकर हम एक पूरी वीडियो आपको पूरा रहस्य समझाने के लिए जल्दी ही बना देंगे, समय मिलते ही बनाएंगे इसको। इस एफएसएल रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने मोबाइल से मिली हुई इमेज, जो उस बालक का था मोबाइल, उससे मिली हुई इमेज और कथित वायरल इमेज के मैच होने की बात अपनी रिपोर्ट में कही थी। तो हमें उस पर भी सवाल उठाने थे और हमने उठाए। हमने सवाल पूछा, आपकी रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा है कि टारगेट फोटोग्राफ इज रिजेंबलिंग द अनेक्स्चर फोटोग्राफ, यानी कि पुलिस के द्वारा भेजे गए फोटोग्राफ से तुलनात्मक रूप से समान है। पूरे फेशियल वेरिएबल्स को आपने कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि इसके लिए उनको एक एक बात लिखनी होती है। नोज टिप 2 सेंटीमीटर हाई, एलिवेशन 23 डिग्री, इससे पूरी माप के साथ चेहरे का मिलान किया जा सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं था। तो आप भी देखें कि जहां चेहरे को समान या एक जैसा दिखने वाला बताया जाए, वहां इन फेशियल एक्सप्रेशंस की पैमाइश लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी है
तो वह उसका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी बात हमने इस एक्सपर्ट से पूछी, आपने फोटोग्राफ्स का हैश निकालकर अनअक्षर फोटोग्राफ से 1-to-1 कंपैरिजन नहीं किया है ना? इसकी आंख इतनी बड़ी है, इसकी आंख इतनी बड़ी है, इसका कलर इस टोन का है, इसका कलर इस टोन का है, कहीं भी तो नहीं है आपका 1-to-1 कंपैरिजन, और वो था नहीं। अगला सवाल हमने पूछा, आपने फोटोग्राफ्स का EXIF डेटा भी नहीं रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना ये बात? EXIF डेटा में वह जानकारी शामिल होती है जो फोटो लेने पर कैमरे द्वारा संग्रहित की जाती है। कैमरा क्या जानकारियां इकट्ठी करता है? तारीख करता है, समय करता है जब वह फोटो ली गई थी, कैमरे का मॉडल भी उसमें आ जाता है, शटर स्पीड क्या थी, अपर्चर का उसका डायमीटर क्या था, और ऐसी ही दूसरी कैमरे की सेटिंग्स उसके अंदर आ जाती हैं। फ्लैश का उपयोग किया था या नहीं किया था, यह भी आपके EXIF डेटा में लिखा होता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर इस इमेज को जो आप बालक के मोबाइल में देख रहे हैं, उसका कोई EXIF डेटा आपने नहीं लिखा था, और डॉक्टर केवल मुस्कुरा के देख रहा था क्योंकि उसके पास कोई जवाब तो था नहीं। हमने इस सेक्शन का अंतिम सवाल उससे पूछा, आपकी रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखा है कि फोटोग्राफ्स मोबाइल कैमरा से खींची गई थी या सोशल मीडिया से डाउनलोड हुई थी। ठीक बात है ना कि आपने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा, क्योंकि जो भी अगर उस बालक के ऊपर है, उसके ऊपर आरोप था कि उसने ये फोटोग्राफ अपने मोबाइल से खींचा है, तो उस एक्सपर्ट को यह बताना होगा ना कि यह इस मोबाइल के कैमरे से खींची गई है या किसी सोशल मीडिया से इसको डाउनलोड किया गया था। यदि ये नहीं है तो रिपोर्ट बेकार है, क्या करेंगे इसका? अब आता है रिपोर्ट का सबसे सेंसिटिव पहलू, जिसमें उस मोबाइल इमेज को जो बालक के मोबाइल के अंदर थी, उस मोबाइल इमेज को अश्लील कहा गया था। तो इस पर सवाल पूछकर इसे तोड़ा जाना जरूरी था। हमने अपने अनेक सवाल पूछे और पूछे गए सवालों में से 4 को हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। पहला सवाल हमने पूछा, मोबाइल इमेज को अश्लील लिखने में आपने किसी साइंटिफिक मेथड या लीगल डेफिनेशन का उपयोग नहीं किया है ना? केवल अपनी मर्जी से इस मोबाइल इमेज को अश्लील लिखा है, ये बात ठीक है ना? आपकी रिपोर्ट में ऐसा तो नहीं लिखा कि फला फला पैरामीटर के आधार पर यह मोबाइल फोटो अश्लील है। दूसरा सवाल हमने कहा, आपने दोनों इमेजेस की समानता जांचने के लिए मोर्फोमेट्रिक कंपैरिजन, नाक, आंख, कान की समानता, इसका पूरा विश्लेषण अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। ठीक बात है ना? और सवाल हमने पूछा, आपने दोनों इमेजेस का पिक्सल बाय पिक्सल या ओवरले सिमिलरिटी टेस्ट किया हो, यह भी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसके कानों में इतने पिक्सल आते हैं, उसके कानों में इतने पिक्सल आते हैं, तो दोनों में पिक्सल्स बनाएंगे तभी तो बराबर बनेगी ना वो, ऐसा भी आपने नहीं किया है। और चौथा सवाल हमने पूछा, आपने दोनों इमेजेस का कोई सिमिलरिटी परसेंटेज नहीं निकाला हुआ है अपनी रिपोर्ट में कि दोनों इमेजेस 70%, 100%, 20% सिमिलर हैं। आपने कहा सिमिलर हैं, इसका क्या मतलब है? तो कितने प्रतिशत सिमिलर हैं यह तो आपने नहीं बताया है अपनी रिपोर्ट में, और यदि यह नहीं बताया है तो आपकी रिपोर्ट का तो कोई लीगल वैल्यू है नहीं। वीडियो लंबी होने लगी है, इसलिए शुरू में बताए गए 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट को हम छोड़ रहे हैं, इसको फिर कभी देखा जाएगा। इस तरह से जब आप किसी एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन करें तो आपको उससे अधिक पढ़कर जाना होगा ताकि वह आपकी जानकारी से चौंक जाए। गवाह को चौंका देना सामान्य क्रॉस एग्जामिनेशन का एक गोल्डन रूल होता है। हमारा क्रॉस लगभग 2 घंटे का था। यदि किसी कारण से आप इतना गहरा अध्ययन करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं जितना एक एक्सपर्ट को क्रॉस करने के लिए आपको निकालना चाहिए, तो ILS से पूछकर अपना क्रॉस तैयार करें। वह प्रैक्टिस अब कोर्ट्स में नहीं बाकी बची है कि यदि FSL रिपोर्ट ने आरोप सिद्ध कर दिया है तो सिर झुकाकर मान ले। नहीं, हम एक्सपर्ट की गलती को ढूंढकर निकाल देंगे, उसको गलत साबित कर देंगे, और इसीलिए हम इंडियन लीगल सिस्टम होते हैं। केवल इंडियन लीगल सिस्टम ने डिफेंस को एक परिपक्व विज्ञान बना दिया है। हर बात को वैज्ञानिक नियमों के तहत इस तरह से ढाल दिया है कि जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, अपने फेवर का वही परिणाम प्राप्त कर लो। नियमों और कायदे कानूनों पर टिका हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, कानूनी दलीलों और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर टिका हुआ फाइनल आर्गुमेंट्स, सब कुछ ऐसा चमत्कारिक बना दिया है कि यदि उसे कोर्ट की प्रक्रिया में डालोगे तो मन भावन नतीजे ही सामने आएंगे, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम कानूनी जंजाल को तोड़ने की कला में सिद्धस्त है।
स्क्रीन पर दिखाए गए तरीकों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यही बात आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई मिलती है। ILS के मेंबर बने और कानून की विशेषज्ञता प्राप्त करें।